वन, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 जो है मोशन एंड टाइम का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, थ्योरी पार्ट्स को कंप्लीट किए थे। तो अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमें स्पीड क्या होती है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। एंड इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है लाइक मोशंस वगैरह, टाइप्स ऑफ मोशंस, ये सब आपको एंड जो इसके रिलेटेड ग्राफ है ये सब आप मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए ये सारे पॉइंट मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ये ग्राफ के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, कल की वीडियोस जो मैं अपलोड की थी। अब आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट्स में जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक वही है, बस उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ मैंने नहीं करवा पाई थी वो कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मिस ना हो। और वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ भी सीखने को आपको मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे से आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगी। और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मोशन इज फाउंड टू बी परफेक्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, टाइम एक्सिस जो पैरेलल होती है उसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द डिफिनेटिव कंक्लूजन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो एक विशिष्ट गति के तहत गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के बिल्कुल समानांतर सीधी रेखा यानी क्षैतिज पाया जाता है। इस वस्तु की गति के संबंध में निश्चित निष्कर्ष क्या है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आप इसमें कोई भी डाउट्स आती है, आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो कल वाले वीडियो ज़रूर देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट नॉन जीरो यूनिफॉर्म स्पीड, ये होगा क्या आंसर, अच्छे से आप सोचिए। वस्तु एक निरंतर गैर शून्य एक समान चाल से चल रही है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर बोला जा रहा है, द ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट विथ जीरो स्पीड, वस्तु शून्य चाल के साथ पूर्ण विराम अवस्था में, क्या ये ऑप्शन हो सकता है। आप देखिए और समझिए। एंड देन ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वस्तु असमान त्वरण के साथ गति कर रही है। एंड ऑप्शन डी, द ऑब्जेक्ट हैज़ रीच्ड एन इनफाइनाइट वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ जो है आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए आपको पता है कि ये जब हम मैथमेटिक्स हम लोग जब बचपन में पढ़े थे तो हम लोगों को ये बताया गया था कि इधर वाले पोर्शंस को जो राइट हैंड होती है ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, एक्स एक्सिस। एंड देन अपर साइड वाला जो होता है वाई एक्सिस करते हैं, ठीक है। एंड इधर लेफ्ट साइड वाले एक्स डैश हो जाता है, जो लोअर साइड वाले जो हो जाते हैं वो वाई डैश हो जाती है। तो हमें डैश वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम नॉर्मल जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। देखिए एक्स एक्सिस में हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस में हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कुछ आपका यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ओके, और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लीजिए आपका पहला डिस्टेंस 10 मीटर, दूसरा 20 मीटर, तीसरा 30 मीटर एंड फोर्थ जो है 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 1 सेकंड में आपने 10 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड्स में भी आपने 10 मीटर दूरी तय किया, एंड तीसरे सेकंड्स में भी आपने 10 मीटर दूरी तय किया, एंड फोर्थ सेकंड में भी आपने 10 मीटर दूरी तय किया। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ होगा, आपका पैरेलल ग्राफ बनेगा, है ना। देखिए आपका क्या बनेगा, पैरेलल ग्राफ बनेंगे। तो इसी ग्राफ के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना गया है। तो जब भी आपका जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो अगर पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर जो आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर मेंशन है, मैं पढ़ भी देती हूँ आपके लिए। देखिए क्या बोला गया है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इंडिकेट्स दैट एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रही है, द डिस्टेंस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन रिमेन्स completely unchanged. Since the distance does not increase or decrease, the change in position is zero, which mathematically confirms that the object is at absolute rest. तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर होती है जब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो स्पीड को डिनोट करता है। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल वे में होगा, पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के अकॉर्ड, टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर होगा। वहाँ पर टाइम तो चेंज होगी बट डिस्टेंस नहीं चेंज होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अ स्कूल बस ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर्स इन एग्जैक्टली 90 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बस इन इट्स स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। तो हमें याद रखना है, देखिए एग्जाम में आपको ये सारे पॉइंट को मिस नहीं करने हैं। यहाँ पे कौन सा यूनिट निकालना है, हमें एसआई यूनिट निकालनी है। आपको पता है सीजीएस यूनिट होती है, एसआई यूनिट्स होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि कौन कौन से टर्म्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है कि किस यूनिट में हमें निकालना है, ऐसा यूनिट में निकालना है। देन देखिए देखिए आपको पता है कि जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट हमेशा सेम करना होता है, तभी हम क्वेश्चंस को सटीक वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या है, स्पीड जो है डिस्टेंस, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग स्पीड या चाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड्स होती है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया। तो मैं इसको उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो अब आपको देखना है कि हमें क्या दिया गया। हमें जो दिया गया है यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ, कितना किलोमीटर, 54 किलोमीटर, कितना टाइम दिया है, 90 मिनट्स दिया हुआ। और हमें किसी यूनिट्स में निकालनी, ऐसा यूनिट्स में। तो आपको पता है अगर हम 54 यूनिट्स को क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 54 इंटू 1000 करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता अगर होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। तो मीटर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 54,000 मीटर, है ना। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें टाइम दिया गया है। तो टाइम को भी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। टाइम हमें कितना दिया, 90 मिनट्स। तो इसको क्या करेंगे, हम सेकंड्स में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 90 इंटू 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो टाइम फाइनल टाइम हो जाएगा वो 5400 सेकेंड हो जाएगी, है ना। ओके, तो अब हम देखेंगे, तो अब हमारा जो न्यू टाइम डिस्टेंस जो बन गया, हमारा जो डिस्टेंस अब फाइनल हो गया वो हो गया आपका 54,000 मीटर। और हमारा जो टाइम हो गया है वो हो गया 5400 सेकेंड। और हमें पता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या करना है, ये 54,000 डिवाइडेड बाय 5400, इससे आप डायरेक्ट काट दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। होप सो आपको समझ में आई होगी ये क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टू सिंपल pendulums x and y are constructed. Pendulum x has a string length of 40 centimeter and a bob mass of 50 grams. Pendulum y has a string length of 40 centimeter and the bob mass is 100 gram. If both are set into oscillations at the same location, what will be the relation between their time
पीरियड्स। तो देखिए ये आपका जो है पेंडुलम पे आधारित है, पेंडुलम यानी लोलक पे ये क्वेश्चंस आधारित है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। आपको 2 लोलक दिया गया, एक्स वाई जेड दिया, जिसकी लेंथ दी गई है, दोनों की लेंथ सिमिलर है, 40-40 है, बट उसकी जो मासेस है वो डिफरेंट दी गई है। एक का जो मास है, एक्स का जो मास है वो 50 ग्राम है, दूसरे का जो मास है वो 100 ग्राम है। अब हमें बताना है कि दोनों को अगर एक स्थान पर दोलन कराया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या अंतर होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, बोथ हैव द एग्जैक्ट सेम टाइम पीरियड, दोनों का आवर्तकाल बिल्कुल समान ही होगा। ओके, क्यों होगा तो इसका रीज़न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द NCERT क्लास 7 साइंस प्रिंसिपल द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन द लेंथ ऑफ इट्स सस्पेंशन स्ट्रिंग। जो टाइम पीरियड होती है वो उसके लेंथ पर डिपेंड करती है, ना कि उसके मास पर डिपेंड करती है। इट इज़ इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द बोब। बोब की जो मास होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई यहाँ पर टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों की जो आवर्तकाल होगी वो समान होगी। सिंस बोथ पेंडुलम्स हैव एन आइडेंटिकल लेंथ, लेंथ समान है ऑफ 40 सेंटीमीटर, देयर टाइम पीरियड्स विल बी इक्वल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ समान है और लेंथ पे ही डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई टाइम पीरियड क्या हो, देखिए आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था। टाइम पीरियड बराबर जो होता है ना 2 पाई रूट लेंगे L/g, जहाँ पर L क्या है, लेंथ है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, और पाई तो आपका कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a scientific instrument dashboard contain 2 meters. Device A records the speed of a moving vehicle instantly, and device B records the net mileage covered. Identify the devices. हमें डिवाइस को फाइंड आउट करना, तो इसमें कौन सा डिवाइस होगा। तो आपको यहाँ पर एक टर्म दिया गया है इंस्टेंटेनियसली, है ना, मतलब क्या है, तात्कालिक चाल को रिकॉर्ड करता है। दूसरा जो है वो क्या करता है, माइलेज को कवर करता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो फर्स्ट जो है जो इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए जो है स्पीडोमीटर है, ये तात्कालिक चाल को रिकॉर्ड करता है, एंड ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये करती है आपकी यहाँ पर लाइक माइलेज को डिस्कवर्ड करती है, माइलेज को क्या करती है यहाँ पर कवर्ड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a simple pendulum experiment, it is recorded that the pendulum takes exactly 32 seconds to complete 20 full oscillations. What is the calculated time period of this pendulum system? तो यहाँ पर आपको पता है हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला बैठाना है, उससे आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम, मैं टी लिख देती हूँ, और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमें बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो टाइम बराबर, अगर यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ अगर हम पुट करें तो टी बराबर आपको 36 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद ऑसिलेशन जो है 20। तो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स आएगा, 1 8 टाइम्स में, एंड देन 10 टाइम्स में, है ना। देन फिर इसको आप डिवाइड करो। ओके, उसके बाद आप इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 9 टाइम्स में, तो देखिए जी, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे 36 डिवाइडेड बाई कितना कर रहे थे 20। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो 4 से, 4 9 जब 36 आ जाएगा, 4 5 जब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 5 जब 20, एंड देन फिर इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 समथिंग आ जाएगा, 1.6 सेकेंड्स आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 6. Which of the following statements regarding the standard units and representation of the measurement is entirely correct according to the pedagogical science rules? तो ऑप्शन ए, सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स. एग्जाम्पल 50 किलोमीटर्स, मतलब एक से ज़्यादा किलोमीटर है तो हम उसको किलोमीटर्स एस लगा के लिखेंगे, ऐसा होता है क्या? एंड देन ऑप्शन बी, द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर स्ट्रिक्टली रिटेन ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म. हम केवल सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो, लाइक 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर, हम उसको किलोमीटर ही लिखेंगे. सभी इकाइयों के प्रतीक को कढ़ाई से केवल एक वचन रूप में लिखा जाता है. स्पीड कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन एनी यूनिट अदर देन मीटर पर सेकेंड. तो चाल को मीटर पर सेकेंड्स के अलावा किसी अन्य इकाई में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता. क्या ये ऑप्शन हो सकता है? And the last option is that option D, the basic fundamental unit of speed is kilometers per minute. तो इस क्वेश्चंस का जो अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन जो हो सकता है आपका ये वाला जो है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी. तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स को जो है ऑल यूनिट्स आर यहाँ पर किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. ना कि अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर है तो हम 1 किलोमीटर लिख दें. अब हमारे पास अगर मान लीजिए जो रीडिंग है वो 10 किलोमीटर है तो क्या हम इसको 10 किलोमीटर्स लिखेंगे? नो, हम उसको 10 किलोमीटर ही लिखेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. एग्जामिन द डिस्टेंस टाइम डेटा ऑफ टू व्हीकल्स पी एंड क्यू. व्हीकल पी कवर्स 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर in successive intervals of 2 seconds each. Vehicle Q covers 5 meter, 15 meter, 22 meter and 35 meter in successive interval of 2 seconds each. What can be inferred? तो इसमें हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना? तो इसका जो आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी होगा इसका. ओके. तो यहाँ पर क्या होता है, पी इज़ एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशंस वेयर एज क्यू इज़ एग्जीक्यूटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो पी जो है यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मोशंस डिनोट कर रहा है आपका, और क्यू जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिनोट कर रहा है. यूनिफॉर्म मतलब समान गति से चल रही है और क्यू जो है समान गति से यहाँ पर नहीं चल रही है. ओके. क्योंकि अगर आप किसी में भी जैसे मान लीजिए जो पी का हमें जो डेटा दिया गया, पी का जो हम अगर निकालें, स्पीड 1 निकालें यहाँ पर. ओके. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पी हो जाएगा. व्हीकल पी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच परफेक्टली डिफाइंस यूनिफॉर्म मोशन. एंड क्यू कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पर जो है इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. ओके. एंड देन क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. If the slope of a straight line distance time graph of a car is significantly steeper than the slope of the straight line distance time graph of car B, what physical property does this convey? तो क्या हमें बताता है? तो यहाँ पर हमको ऑप्शंस को अच्छे से देखना है. कार A is moving faster than car B is moving faster than car A, क्या ये होगा? कार A is moving faster than car B, क्या ये होगा? बोथ कार्स आर मूविंग विद द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस, क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन डी, कार ए इज़ एट रेस्ट एंड कार बी इज़ एक्सेलरेटिंग, तो क्या ये होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको अगर सही आंसर इसके बारे में पता होगा तो आप इस पर टिक कीजिएगा. इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा. क्या होगा आपका? ऑप्शन बी. ओके. कार ए इज़ मूविंग फास्टर देन कार बी. ठीक है. तो क्या बोला, इफ़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार ए. तो अगर मान लीजिए ग्राफ हम ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर जो कार ए का जो ग्राफ होगा ये जो होगा ये इस तरह से होगा. तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये ज़्यादा क्या है, स्टीपर है, और कार बी का जो होगा ये इस तरह से होगा. तो ये क्या है, लेस है. तो ये ज़्यादा है, हाई है, और ये क्या है, लेस है. यहाँ पर देख रहे हैं स्टीपनेस कितना ज़्यादा है ना, और यहाँ पर कितना कम है, राइट. तो इसके बेसिस पे यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 4 hours. What is its speed in meters per second?
एक ट्रेन 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? तो हमें इसका चाल किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड्स में, है ना। तो पहले आपको देखें यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस है किस पे दिया है 36 किलोमीटर में 4, तो यहाँ पर यूनिट सेम है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। स्पीड को निकालते हैं 36 को, इसको रखिए 3600 आई मीन 360 किलोमीटर को, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, ये 0 है। ओके, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 9 जा 36 होती है, तो 90 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है? मीटर पर सेकंड्स में चेंज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 5 जा क्या होता है? 90 होती है, और यहाँ पे हमारा 5 है, अब 5 इधर है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वाई डिड एंशियंट कल्चर रिलाई हैवली ऑन साइक्लिक नेचुरल ऑक्यूरेंस लाइक फुल मून sunrise and seasonal cycles before the advent of quartz electronic device? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज natural events are always non-uniform in character, because periodic natural events repeat regularly after definite time interval satisfying time. Option C, because sunrise stops the motion of all objects, and option D, because the earth rotates in a non periodic zigzag pattern। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जो पीरियोडिक नेचुरल इवेंट्स होते हैं वो पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड हर मतलब एक इंटरवल में सेम चीज़ रिपीट होती है आफ्टर डिफाइंड टाइम इंटरवल ऑफ, ठीक है। तो ये रही आपकी टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, मोशन एंड टाइम से। होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके डाउट्स बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।